ओम का नियम पढ़ा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो किरचॉफ का जो नियम है संक्षेप में केसीएल कहा जाता है, या फिर प्रथम नियम या संधि नियम या विद्युत नेटवर्क का नियम। विद्युत धारा, यहाँ पे होगा विद्युत धारा नेटवर्क का नियम, और दूसरे का नाम है केवीएल द्वितीय नियम या बंद पास का नियम या वोल्टेज नियम। ये जो है इतने नामों से ये जाना जाता है। परीक्षा में क्या पूछेगा कोई ठीक नहीं, सारे नाम बता दिए। अगर एग्जाम में किरचॉफ का नियम लिखने के लिए आता है तो किरचॉफ के नियम को लिखने के लिए एक नियम आपको केसीएल याद रखना है और एक केवीएल याद रखना है। आप खाली केसीएल भी लिख करके डैश दे करके नियम लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। केवीएल भी आपका रहेगा तो केवीएल भी आप आराम से लिख सकते हैं। पर इसके बेस पर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो चीज हम लोग को पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। और उसे पढ़ने से पहले ये दोनों नियम समझना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था, वो अपने एक्सपेरिमेंट में ये पता किए कि अगर कोई सर्किट है और उस सर्किट में हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। और ये करंट जब फ्लो होती है, इसमें जब करंट ये फ्लो होगी तो ये जितना वोल्टेज लेगा, समझ में आया, ये जितना भी वोल्टेज यहाँ पर लेगा, अगर वो वोल्टेज भी हो, ठीक है। और दूसरा चीज कि ये जो आप सेल देख पा रहे हैं, इसका भी तो अपना एक वोल्टेज होगा जो यहाँ पे ये वोल्टेज सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पता किया कि इसका वोल्टेज अगर ये भी ले रहा है, अगर ये 12 वोल्ट का है, और हमें ये जानना है कि इसमें वोल्टेज का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो वो आई आर के बराबर, इसका प्रतिरोध क्या हो, आर। ओम ने यहाँ तक बताया था, ठीक है। लेकिन ओम ने ये नहीं बताया था कि एक ही सर्किट में अलग अलग तरह के डिवाइसेस लगे हुए हों, ठीक है।
तो उसमें करंट जो होता है वो कैसे मूव करता है, करंट का वैल्यू किसमें कितना होता है, ये सब चीजें नहीं बताई थी। ठीक है, एक से ज्यादा सेल कहीं पे लगा हुआ हो तो उसमें टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये बहुत सारी चीजें थी जो बाकी रह गई थी। तो इन सब चीजों के बारे में ओम ने तो नहीं बताया। बीच में उनकी मृत्यु जब हो गई तो उनके एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था किरचॉफ। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। अब आपसे पूरा जाए कि देखिए इसका नाम प्रोनाउंसिएशन क्या दिया, जैसे पढ़ने के लिए इसको किरचॉफ पढ़ रहे हैं, यहां तक अगर आप पढ़िएगा तो CH से च भी होता है और क भी होता है, दोनों होता है। तो पढ़ने वाले इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखो यहां तक पहले पढ़ेंगे अगर तो किर्क पढ़ेंगे, किर्क, और उसके बाद पढ़ेंगे तो हॉफ हो जाएगा, तो क्या नाम हो गया, किर्क हॉफ। तो कहीं कहीं किर्क हॉफ आपको मिल सकता है। अच्छा, अगर इसको आप च पढ़ते हैं तो किरचॉफ हो जाएगा, ह साइलेंट हो जाएगा या किरचॉफ हो जाएगा, तो आप किरचॉफ पढ़ सकते हैं। समझ में आया। दूसरा चीज कि इसको अगर CH देखा जाए, पढ़ा जाए तो ये 6 हो जाएगा। तो हम इसको CH 6 अगर पढ़ते हैं तो हो जाएगा किरचॉफ, किरचॉफ हो जाएगा। तो कोई कोई किरचॉफ पढ़ता है, कोई किरचॉफ पढ़ता है, कोई किरचॉफ पढ़ता है। तो आप कोई भी पढ़िए, लेकिन ज्यादातर किरचॉफ कहीं कहीं बुक में जो है लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग किरचॉफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने ओम के नियम को ही अध्ययन किया, ओम का नियम जो था उसी को अध्ययन करके और उन्होंने 2 नियम निकाले किरचॉफ ने। ठीक है, अब दोनों नियम क्या है तो देखिए, आपसे अगर हम कहें कि यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे कुछ तार जोड़े गए हैं, तो तार जोड़े गए हैं, यहाँ से मान के चलिए कि हमने कहा कि 10 एम्पियर धारा यहाँ पे आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर धारा बाहर निकल रही है। मान लेते हैं कि इस जगह पर इधर से 5 एम्पियर धारा आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर की धारा निकल रही है। तो आप हमें बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक है, अब यहाँ से जो निकलने वाली धारा होगी वो कितनी धारा हो सकती है, या फिर यहाँ से धारा निकलेगी या फिर इसमें इन करेगी। तो बहुत ही सिंपल है, 10 एम्पियर यहाँ पे आया, 5 एम्पियर यहाँ पे आया, तो टोटल कितना आया, 15 एम्पियर। क्या हम इसे इनकमिंग करंट कह सकते हैं, इनकमिंग मतलब ये आ रहा है। अब आउटगोइंग करंट क्या है, 2 एम्पियर और यहाँ से आउट हो रहा है, तो 2 एम्पियर और प्लस में 1 एम्पियर, तो 3 एम्पियर। तो आउटगोइंग करंट कितना है, 3 एम्पियर, जबकि कितना जाना चाहिए, 15 अगर आ रहा है तो 15 जाना चाहिए, तो 3 एम्पियर ही जा रहा है, तो बोलो यहाँ से कितना निकलेगा, 12 एम्पियर निकलेगा। बात समझ में आया। यानी इस पॉइंट पे जितना धारा आएगा उतना ही धारा यहाँ से जाएगा, ये बात समझ में आया। पर इसकी खोज किसने की, किरचॉफ ने। किरचॉफ ने कहा कि कोई भी संधि बिंदु है अगर, तो उस पर जितना भी धारा आएगा वहां से उतना ही धारा वापस जाएगा, यानी इनकमिंग करंट बराबर क्या होगा, आउटगोइंग करंट। तो यही पहला नियम होता है, इनकमिंग करंट जो होती है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। अच्छा, एक दूसरा तरीका है इसको बोलने का। दूसरा तरीका क्या है, 10 एम्पियर जा रहा है तो प्लस, 2 एम्पियर यहाँ से वापस आ रहा है तो माइनस, फिर आ रहा है ये जा रहा है तो -12, फिर यहाँ पे जो आ रहा है वो +5, फिर ये वापस यहाँ से जा रहा है तो -1, जोड़ के देखिए कितना आएगा, तो जोड़ के क्या आएगा, 0। तो इसको बोलेंगे बीज गणितीय योग। समझ में आया। और ये किसका योग है, धारा का।
तो किसी संधि बिंदु पर, जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय, मिलने वाली का मतलब हुआ चाहे वो आकर मिले और चाहे वो जा करके मिले, समझ में आया? तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि एक संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। अगर ये बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो। दूसरा तरीका है कि इनकमिंग करंट बराबर क्या होता है? आउटगोइंग करंट। दूसरी भाषा में अगर हिंदी में बोलना है तो सीधे बोलो कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। जैसे मन करे वैसे बोलिए। आप इसको लिखना चाहें तो इसको संक्षेप में सिग्मा लिखकर यानी समेशन आई लिख करके 0 लिख सकते हैं। क्यों? इसका मतलब ही होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट, और इनका वैल्यू कितना होगा? 0। तो संक्षेप में सिग्मा आई बराबर हम क्या लिखते हैं? 0। बोलो, पहला नियम समझ में आया? दूसरा नियम ही थोड़ा मतलब कि डिफिकल्ट है, पर पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम लिख लेते हैं। हेडिंग में पहला लिखिएगा केसीएल लिख करके डैश, केसीएल। बोले पूरा लाइन है लिख रहा है सर। अरे एगो खाली केसीएल लिखे, तो दूगो पहले ही बोल दिए ना लिखने के लिए, पहले ही उतरवा दिए हैं। केसीएल खाली लिखना है, लिखो। लिखिए, किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर में 0। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे चलिए ये देखिए, ये जंक्शन पॉइंट है, ये संधि बिंदु है। मान के चलिए कि ये एक नेटवर्क है करंट का। तो इस नेटवर्क में अगर हमको फर्स्ट लॉ लागू करना है तो बताओ क्या लिखेंगे? मान के चलो कि हमको इसे देख करके नियम अप्लाई करना है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल है, सिग्मा आई बराबर 0 होता है ना। जाने वाली धारा, आने वाली धारा, अगर इस पॉइंट पे कोई धारा आ रही होगी तो प्लस लेना है, और जा रही होगी तो माइनस लेना है, सिंपल। या फिर ऐसे समझ सकते हो, पहले यहाँ पे आने वाला धारा लिख लेना है, इनकमिंग करंट बराबर क्या लिख लेना है? आउटगोइंग। वैसे भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम चलिए I1 से शुरू करते हैं। I1 यहाँ से निकल रहा है, किस में जा रहा है? निकल रहा है, तो क्या लिखाएगा? -I1 निकलेगा इसमें से, मतलब यहाँ से जा ना रहा है, तो -I1। चलिए I2 बताइए। -I2, I3 +I3 -I4 -I5 +I6 +I7 +I8 बराबर में 0। ये कैसे हुआ? ये कैसे हमने लिखा? संधि नियम से। इसको हम लोग कैसे लिखे? संधि नियम से, किरचॉफ के संधि नियम से लिखा है। क्लियर हुआ? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर न्यूमेरिकल में हमको इस टाइप का मिलता है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आया? जैसे में इसको नोट कर लीजिए। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आप कहीं किताब में भी पढ़िएगा तो दिक्कत होगा समझने में, पर हम जिस हिसाब से आपको लिखवाएंगे उसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसको याद रखना है, ठीक है? उस ट्रिक्स के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं बढ़िया से। प्रॉब्लम ये है कि वोल्टेज का नेटवर्क दिया रहेगा। जैसे आपको एक सर्किट दिखाते हैं, मान के चलिए एक सर्किट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये टॉपिक छूट गया है, कल इसको करवाएंगे। ये ई जो लिखे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये टॉपिक कल डिटेल में आपको हम करवाएंगे।
कोई इतनी नहीं है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। इसमें बल लगा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये बल है, पर ये बल नहीं। सीधे सीधे समझो, बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, उसी को बोला जाता है। जैसे बड़ी बैटरी 12 वोल्ट का है, यानी कोई बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बैटरी कितना वोल्ट दे सकता है, 12। तब वो वोल्टेज ही क्या कहलाता है, विद्युत बल। शॉर्टकट में ईएमएफ बोलते हैं। पूरा फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रो, है ना, मैग्नेटिक ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक नहीं, सब मैग्नेटिक मतलब तो चुंबक हो जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ में आया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ विद्युत वाहक बल। ये दो तरह के सिंबल से दिखाया जाता है, या तो आप इसे ई लिख सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वजह से, नहीं तो आप वोल्टेज केवल क्या लिख सकते हो, भी, क्योंकि असल में बैटरी का वोल्टेज ही ना है, पर कुछ और भी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको समझना है। तो मैं विद्युत वाहक बल अगले क्लास में ले लूंगा। पहले आपके सामने जो चीज है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे E1 लिखने का मतलब कि इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, E1 है, और इस बैटरी का वोल्टेज E2 और ये E3 है। करंट फ्लो होने का डायरेक्शन प्लस से माइनस तो होता है, पर प्लस से माइनस ये दिमाग में नहीं रखना है, आपको ये रखना है कि करंट फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। बात बुझाया। जैसे मान के चलो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और इसमें एक तार जुड़ा हुआ है, तो बताओ करंट किधर बहेगा। अगर इस पे भी प्लस चार्ज हो, इस पे भी प्लस चार्ज हो, तो करंट किधर बहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि इस पर वोल्टेज कितना है। अगर ये 4 वोल्ट का है प्लस में और ये 10 वोल्ट का है, तो हाई पोटेंशियल हाई हुआ, तो करंट 10 से 4 की ओर बहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे करंट इधर बह रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, समझ में आया। तो इसका मतलब अगर ये 10 वोल्ट का होगा तो ये 4 वोल्ट का होगा, तभी ना करंट ऐसे जा रहा है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पर, ठीक है। तो एक समझो कि ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 जगह आपको बैटरी लगाया गया है, यानी सेल लगाया गया है, 4 जगह रेजिस्टेंस है। तो करंट कितने हैं इसमें, 4 तरह के करंट नजर आ रहे हैं। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि इस पूरे सर्किट से अगर हम बात करें कि पूरा सर्किट को अगर आप करंट दे रहे हो, तो इसको टोटल कितना वोल्टेज मिल रहा है, ओम ने इसके बारे में नहीं बताया था। समझ में आया। ये जो सर्किट उलझा हुआ नजर आ रहा है, असल में ओम का नियम ही लगा करके हम इसका वोल्टेज निकालते हैं, इसका टोटल वोल्टेज ओम का नियम ही लगाते हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा सुधार किए किरचॉफ। अब देखा जाए तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR, मतलब आप I से R में गुना कर दो, वोल्टेज मिल जाएगा। सिंपल याद रखो, जहां वोल्टेज है ठीक है, जहां आपको रेजिस्टेंस मिला I से गुना कर दो, वोल्टेज हो गया। अब जैसे बताओ यहाँ पे वोल्टेज क्या है E2, यहाँ पे वोल्टेज क्या है I1 R1, समझ में आया क्यों, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR। यहाँ वोल्टेज क्या है E3, और यहाँ वोल्टेज I3 R3, यहाँ वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज है, देखो I2 R2, I2 इधर है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन दे दिए हैं, ये यहाँ पे दे देना चाहिए मुझे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे I2, ठीक है। अब तो बताइए यहाँ पर वोल्टेज क्या है I2 R2, और यहाँ वोल्टेज क्या है E1 है। इतने सारे वोल्टेज है। अब ये सारे वोल्टेज मिल के कुछ तो होते होंगे, आखिर इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन ओम के नियम से ही ना हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, I1 R1 में गुना करा ही रहे हैं, तो वोल्टेज ऐसे ही निकल रहा है। तो इन सभी वोल्टेज को जोड़ना है हमें, और इनको जोड़ने का ही जो नियम होता है वही किरचॉफ का दूसरा नियम है। और याद रहे किरचॉफ का नियम भी तभी लागू होगा जब परिपथ चारों तरफ से बंद हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे तार कट गया हो, चारों तरफ से परिपथ क्या होना चाहिए, बंद। तो इसीलिए इस नियम को, दूसरे नियम को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं। बंद पास का नियम के अलावा वोल्टेज नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे वोल्टेज निकाला जाता है। इसमें नाम है KCL। KCL का मतलब क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ, मतलब पहला नियम करंट के लिए है,
और दूसरा का नाम है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब दूसरा नियम वोल्टेज के लिए है। कैसे निकालेंगे, तो अब हमारी बातों को ध्यान से समझना है। वोल्टेज सब जोड़ देना है, ठीक है, और इसमें सब बीजगणितीय योग जो होगा, वोल्टेज का जो बीजगणितीय, उसमें क्या पढ़े हो कि धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। बस धारा के जगह पे यहाँ पे क्या ला देना है, वोल्टेज, कि एक बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। बस यही नियम हो गया। अलग अलग बुक में नियम और भी तरीका से दिया हुआ है, लिख दिया है कि कुल विद्युत वाहक बलों का योग धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो इतना बड़ा कौन बोलने जाएगा, ठीक है। इससे आसान है, सीधा सीधा बोलना है कि किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज जितना होता है उसका योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमारी बात को इसके बाद ध्यान से सुनना, वही मेन है, ठीक है। वोल्टेज का नियम लागू करने के लिए तुमको करना यह कि कोई भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे दे, ऐसा सर्किट बना के दे दे, तुमको किसी एक जगह पर मान लेना है कि तुम खड़े हो गए हो। समझ में आया, कहीं एक जगह तुम खड़े हो जाओ किसी पॉइंट पे, ए पर नहीं तो बी पर नहीं तो सी पर नहीं तो डी पर, और किसी एक दिशा में चलना शुरू करो, या तो ए से बी की ओर चलना शुरू करो, नहीं तो ए से डी की ओर। समझ लो कि तुम इस पर चल रहे हो। अब तुम ए से बी की ओर चलोगे तो तुम्हें पुनः वापस यहीं पे आना है। समझ में आया, तो इस वजह से हमारा जो पथ होगा वो कौन सा पथ होगा, ए बी सी डी ए, पुनः ए पर ही पहुंचना है। तो इसको हम पूरा पथ को कहेंगे बंद पास, बंद पास ए बी सी डी ए में, ठीक है, ए बी सी डी ए में। आप चाहें तो यहां से शुरू कर सकते हैं, तो बी सी डी ए बी में। समझ में आया। अब इसमें हम अप्लाई करने जा रहे हैं दूसरा नियम। कैसे नियम अप्लाई करते हैं, कहां से चल रहे हैं, ए से। ए से चलने के बाद पहला वोल्टेज देखना है कि कहां है, सेल में है कि प्रतिरोध में। तो पहला वोल्टेज सेल में, E1 है। अब इसमें क्या ट्रिक है, ध्यान से सुनना। नियम क्या है, सेल का कौन सा प्लेट मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। तुम जब इसके तरफ आए तो सेल का कौन सा प्लेट मिला, प्लस वाला कि माइनस वाला, प्लस वाला, तो E1 प्लस में लिखाएगा। कितना सिंपल है, समझ में आया। अगर पहला प्लेट छोटा मिल जाए तो आपको माइनस लेना है, पहला प्लेट अगर बड़ा मिल जाए तो क्या लेना है, प्लस। तो E1 का वैल्यू कैसा लिखना है, प्लस, तो ये E1 प्लस में होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके सामने अगर धारा सामने नजर आ जाए, धारा, अगर धारा आप में ही घुस रहा हो, समझ लीजिए कि आपको तीर लग रहा हो, तो वो आपका माइनस हो जाएगा। और धारा के दिशा में जाओगे तो उसको क्या लेना है, प्लस। अगर यहाँ वोल्टेज देखा जाए तो I2 R2 होगा, I2 R2 होगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, क्यों, क्योंकि धारा तुम्हारी तरफ आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज माइनस I2 R2 लिखाएगा। बुझाया। अब चलो अप्लाई करते जाओ, चलो यहां से अब यहाँ पे आओ। यहाँ वोल्टेज क्या है, प्लस I4 R4। ये क्यों होगा, धारा के दिशा में है तो प्लस I4 R4। फिर आगे बढ़ो, प्लस I3 R3। फिर आगे बढ़ो, माइनस E3, माइनस E3। क्यों माइनस E3 क्यों, छोटा प्लेट मिला। समझ में आया। फिर आगे बढ़ो, माइनस I1 R1। फिर इसके बाद प्लस E2 और बराबर में क्या होगा, 0। बोलो समझ में आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं E1 को पहले, ये तो हो गया, नियम अप्लाई हो गया। अगर हम इसको समीकरण के अनुसार सॉल्व करें तो हम ये भी लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस E3 बराबर माइनस वाला, ये वाला इधर लेके आ जाओ, I1 R1। फिर ये इधर आएगा तो प्लस I2 R2। फिर प्लस, प्लस नहीं, माइनस I3 R3। गौर से देखिए, ये सिग्मा E है, अच्छा 4 भी है ना, माइनस I4
R4, ये सिग्मा ई है, मतलब कुल विद्युत वाहक बल का योग है, बराबर में यहाँ पे सिग्मा आई आर लिख सकते हैं। देखो आई और आर यही ना खाली इसमें है, तो सिग्मा आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और परिभाषा हमारा नियम बन गया कि किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों का योग है ना, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? सिग्मा माने योगफल, आई आर का मतलब गुणनफल, आई क्या है धारा, आर क्या है प्रतिरोध, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल के बराबर होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है, वोल्टेज लॉ भी ऐसे भी लिखा हुआ है। अब बोलो नियम समझ में आ गया? तो इस तरह का कोई भी जाल दिया रहेगा, ये एक तरह का जाल होता है सर्किट का, और उससे रिलेटेड आपको अप्लाई करना होता है। तो आपको सीधे याद रखना है, पहला प्लेट अगर बड़ा मिलेगा तो प्लस लेना है वोल्टेज के लिए, अगर छोटा मिलेगा तो क्या लेना है माइनस। धारा के दिशा में चल रहे हो तो प्लस लेना है, और धारा तुम्हारी तरफ आ रहा हो तो क्या लेना है, माइनस लेना है। चलिए अब दूसरा नियम आप लोग लिख लीजिए, केवीएल। अब व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा देंगे नु तो अभी बताएंगे थी विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो कल व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं। नहीं कल भी क्लास ओपन है, 3 दिन बंद हो गया था इसलिए। सेम टाइम सब। हो गया, बोले लिखिए। किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अथवा अथवा मतलब दूसरे तरीका से भी इसको लिख सकते हो, वो भी लिख लो ताकि कोई भी परिभाषा आपका एग्जाम में आए तो लिख लेना, योग शून्य होता है, अथवा में लिख लो अच्छा अगर उसमें जगह हो अथवा के ऊपर तो ये चीज लिख सकते हो, सब ये छूट रहा था, अर्थात सिग्मा भी बराबर 0, जगह है तो लिख लो, तब अथवा लिखना। अब अथवा में लिख लो, किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में धारा के संगत प्रतिरोध, धारा के संगत प्रतिरोध, धारा के संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है, के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। अर्थात में आप लिख लीजिएगा सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर।
सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। हो गया। अब आप लोग ये एग्जाम्पल उतार लेंगे, जैसे हम लोग 5 मार्क्स का प्रश्न करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किरचॉफ का नियम लिखें एवं इस नियम की सहायता से वैसे तो इस साल ये प्रश्न आ गया, पूछ दिया है, तो अगले साल आने का चांस नहीं है। इस नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्राप्त करें। व्हीटस्टोन सेतु जहां आ गया तो समझ लेना वो 5 मार्क्स का हो गया। व्हीटस्टोन सेतु देखते ही कुछ टेंशन मतलब सोचना नहीं है, बस जो बताएंगे वो कर देना है। दूसरा चीज किरचॉफ का नियम, इसी के थ्रू सॉल्व होता है। तो आपको सबसे पहले लिखना होता है किरचॉफ का नियम, तो मुझे उम्मीद है कि लिख लीजिएगा। इसका आंसर लिखना हो, जैसे किरचॉफ का नियम लिखे तो आप क्या लिखिएगा, जितना लिखवाए हैं सब लिखिएगा कि अपने हिसाब से क्या लिखना चाहिए। किरचॉफ का कई गो नियम है? 2 गो। तो हमें इसमें क्या लिखना चाहिए, किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, है ना, जो किसका विस्तृत रूप है, जो ओम के नियम का विस्तृत रूप है। ये लाइन लिखने आ जाएगा। उसके बाद नंबर 1 में लिख लेना है केसीएल। केसीएल लिख के पूरा रामायण नहीं लिखना है। केसीएल के बाद उसमें आपका संधि नियम, ये सब नहीं, वो सब नहीं लिखना है, कोई एक लिखना है। केसीएल लिखो, नहीं तो संधि नियम लिखो। तो केसीएल लिख दिए और डैश दे दिए, और डैश दे करके एक लाइन में आपका नियम लिख दीजिए। क्या लिखिएगा उसमें, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया? हमको विश्वास नहीं कि लिख पाएगा सब, लिख लो, बोल दे रहे हैं हाईलाइन है, विश्वास लिखिए, आंसर लिखिए, बोले क्या चीज। ये क्वेश्चन नहीं नोट किया, नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए लिखिए, लिखिएगा। किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, जो ओम के नियम का विस्तृत रूप है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, जो ओम के नियम का विस्तृत रूप है। जो ओम के नियम का विस्तृत रूप है। पहला केसीएल लिख करके डैश, विस्तृत रूप है। पहला लिखिए केसीएल, केसीएल लिख करके डैश, लिखिए संधि बिंदु पर मिलने वाली, संधि बिंदु पर मिलने वाली, संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। मतलब एग्जाम में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, पूरा उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0।
हो गया। नीचे दूसरा लिखना है KVL। KVL किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी बंद परिपथ में कुल वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा भी बराबर 0। हो गया। अब आप लोग को जानना है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। तो ये तो आज नहीं होगा। किरचॉफ का नियम हम लोगों ने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा कल पूरा कराएंगे, ठीक है। बस आज इतना ही।